धन्यवाद सभापति महोदय। आज क्योंकि ये लास्ट डिबेट है इस सत्र की अप्रोप्रिएशन बिल पर, तो मैं तो पहली बार एमएलए बना था, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कई सीनियर्स का देता हूं जिनको सुनकर हमने यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखी। सबसे पहले मैं धारीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, किस तरीके से अपोजिशन में तंज करा सकते हैं और किस तरीके से उन लोगों को हैंडल करना जो धारीवाल जी ने यहाँ सिखाया। राठौड़ साहब से हम बहुत कुछ सीखे हैं, किस तरह से शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करा जाता है, ये कला राठौड़ साहब में ही है, तो वो कला हमारे में भी आनी चाहिए। ये मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ सर, आपकी वजह से हम लोग ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। इसी तरह से गुलाब जी भाई साहब नहीं हैं इस सदन में, अभी हमारे मेंबर नहीं हैं, आज गवर्नर बन के असम चले गए हैं, जो कि राजस्थान के लिए उनने हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काफ़ी मुझे लिबर्टी दी, बोलने की लिबर्टी दी, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे सीनियर एक लूँगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, स्पीकर साहब हैं, उनसे हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मैं सबका एक बार धन्यवाद देता हूँ, वो तो मेरे गुरु हैं। सबसे पहले काके लागू पाऊं, ये पूरी बोलो गुरु तो। आज सबसे पहले मैं अपना जो फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल पे बोलना चाहता हूं। जब से जीएसटी आया है तब से स्टेट्स ने अपनी सोवरेनिटी खत्म कर दी है, सेंटर ने स्टेट्स की सोवरेनिटी खत्म कर दी है। हम स्टेट्स सेंटर के डेवोल्यूशन पर उनके भरोसे पर खड़े हैं कि किस तरह से हमें पैसा मिले, किस तरह से 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें पैसा दिया। बोलने को तो हमारा शेयर इंक्रीज कर दिया डेवोल्यूशन का 41%, बट किस तरह से उनने दूसरी तरफ से एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वो सब हमारे से खींच के ले गए। जो 90-10 की स्कीम्स का रेशियो था वो 60-40 कर दिया। जल जीवन मिशन में जहां 45-45 उनका हमारा शेयर था वो कर दिया। तो जो बात करते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो, ये हर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई नरपत सिंह जी ने जो बोला, आप ये भी समझो एक हाथ से दे रहे हो और दूसरे हाथ से वापस ले रहे हो, तो ये मत बोलो कि आपने कुछ दिया है। हम तो सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं बिकॉज हम कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं आपके लिए। मिशन है, अपनी तरफ से सबमिट करो ना, कहाँ दिक्कत है? कर रहे हैं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सितंबर में आपकी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी ना। हमने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, आप सुने कि जिस तरह से आप ले रहे हो उसी तरह से आप दे रहे हो। आज सबसे पहले क्या करा आपने, सेस में 4,30,000 करोड़ का जो आपके पास पूल था, जो आप लोगों को बातें आ रही हैं कि भाई 4,30,000 से आपकी जो रेवेन्यू बॉयंसी आई, वो 4,30,000 करोड़ जो सेस के रूप में आपने पेट्रोल और डीजल पे इकट्ठा करा, वो आपने क्या डिवॉल्व करा क्या स्टेट्स को? जो आपने कहा था ना 50% से ज्यादा नहीं है। योर टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 40% ओनली, एंड यू आर कलेक्टिंग टैक्सेस वर्थ 60%, और ना आप उसमें 20% भी डिवॉल्व नहीं कर रहे हो स्टेट्स को। इफ यू लुक एट दी होल जीडीपी का, आप 20% भी डिवॉल्व नहीं कर रहे हो स्टेट्स का। आर्टिकल हमने पढ़ लिया, तभी मैं आपको ये बोल रहा हूं। The central government today is collecting 60% of the gross revenue share and spends only 40% of the expenditure. आज जो हमारे बीच में जो बात चली कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हालत है, आज हमारा टोटल लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू द ट्यून ऑफ 1,55,000 करोड़। दैट मीन्स हम जब से ये पावर में आए हैं तब से 100 लाख करोड़ का ये ऋण ले चुके हैं बाजार से। तो ऐसे केंद्र सरकार का जो फिस्कल मैनेजमेंट है और व्हाट यू से द फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत शानदार है साहब। इतनी बड़ी आज आपने लायबिलिटी क्रिएट कर दी आगे आने वाली सरकारों के लिए, बहुत ही शानदार चीज करी है। जो टोटल टैक्स कलेक्शन का था जो 1991 में
is 15.2% of the GDP to 17.5% of the GDP. और 15th फाइनेंस कमीशन ने जो कहा, it is below the estimated tax that is collected as compared to any other. ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में से बोल रहा हूं मैं आपको, आपने पढ़ी हो तो. It says कि डेवलपिंग कंट्री में the worst country, one of the worst countries on tax collection basis is India. That is what the 15th Finance Commission says. इसी तरह से जो आप खर्चा कर रहे हो, as per the Finance Commission, आप जो खर्चा कर रहे हो वो आप खर्चा भी 5.5% कम कर रहे हो as compared to all the developing countries of the world. तो उधर आप रेवेन्यू भी कम कर रहे हो, खर्चा भी कम कर रहे हो. दैट मीन्स जो आपका फिस्कल मैनेजमेंट है, इन दिस लाइट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पुअर फिस्कल मैनेजमेंट्स दैट एनी कंट्री हैज सीन इन लास्ट 9 years. सेम इज जीएसटी. जब जीएसटी आपने लेके आए, आपका एस्टिमेशन था कि आप जीडीपी का 6.7% टैक्स कलेक्ट करोगे. वो आज तक नहीं हुआ. उस फिगर पर आप आज तक नहीं पहुंचे. ये सब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में बोल रहा हूं मैं आपको. 6.7% ऑफ जीडीपी लेना था, वाइल इट इज स्टिल लोअर. और जब वैट का रजीम था, डिफरेंट स्टेट्स वर कलेक्टिंग वैट, तब हमारा 6.7% ऑफ द जीडीपी से ज्यादा कलेक्शन का, रेवेन्यू का कलेक्शन था इन ऑल द स्टेट्स टुगेदर. तो जीएसटी आने के बाद ये आप मत सोचो कि आपका रेवेन्यू बढ़ा है, आपका रेवेन्यू घटा है आज के दिन तक. इन 2023-24, 69% of the revenue receipts spent on the central expenditure, while it was 65% when we left the government. 69% आपने बढ़ा दिया, जबकि ये 65% था 2013 और 2014 में. और 2020-21 में जब कोविड का टाइम था, आपका ये एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया था 79%. जिस बार आपका जो जीडीपी ग्रोथ थी -9% थी उस साल में. तो ये आप लोगों का फिस्कल मैनेजमेंट है जो आप लोग दुहाई देते हो स्टेट्स को ये करने के लिए. आपने एफआरबीएम पास करा एक्ट इन 2003 एंड अगेन इट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2018. जो हमारा डेट की सीलिंग थी, दैट वाज 60%, जो डेट की सीलिंग थी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द जीडीपी. एंड इन 2024-25 the limit has been overdrawn. The limit has to come down to 40% of the GDP. In 2024-25 GDP की 60% से इसको 40% आना है. That is set for the central government. There has been a steep rise in the general debt for center and states from 70% in 18-19 of the GDP to 85% in 22-23. तो एफआरबीएम लिमिट की जो आप चाहते हो स्टेट्स तो फॉलो करें, बट सेंटर फॉलो नहीं करे. ये कैसे हो सकता है ऐसा? एफआरबीएम लिमिट तो दोनों के लिए ही बना रखी है कि स्टेट्स भी फॉलो करें और सेंटर भी फॉलो करें. वो तो हो ही नहीं रखा. द इंटरेस्ट पेमेंट, आज जो इंटरेस्ट पेमेंट है इज बजटेड एट 41% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स. ये सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, अभी स्टेट्स पे आऊंगा. इज 41% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स. आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर की जो आप बात कर रहे थे, दैट इज 41% इन केस ऑफ सेंटर. while fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP, और उसमें भी interest payment is 3.6% of the GDP. Can you imagine this? Out of 5.9% जो आप बोल रहे थे, 3.6% GDP का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है. मेरा अब ये कहना है, द फिस्कल डेफिसिट टारगेट आपको 4.5% लेके आना है 25-26 में. इस साल आपका 6.4% है. किस तरह से आप लोग ये मैनेज करोगे, ये बड़ा सोचने का विचार है कि किस तरह से ये होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोनिंग का पैटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, उससे लग नहीं रहा कि ये आपका
खत्म हो सकेगा, ये जीडीपी का जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो नीचे आ सकेगा। आज की डेट में द टोटल आउटस्टैंडिंग स्टिल डेट इज 58% ऑफ द जीडीपी। ये भी एक बहुत गंदा फिगर जो आ रहा है। अब आपकी जो स्कीम्स लें, जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो जिसके लिए आप लोग बहुत जोरों जोरों से चिल्लाते हैं, जेजेएम को ले लें साहब। जेजेएम जब शुरू करी थी तो 3.6 लाख करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट करना था टोटल जेजेएम में 2019 से 2024 तक। दिस इज एज पर योर फिगर्स ऑफ द मिनिस्ट्री। एज ऑन February 23, I am talking about this year, we have spent only 1.3 lakh crores out of 3.6 crores. हमने सिर्फ इतना सा, द टोटल हाउस होल्ड टारगेट जो था हमारा 19.4 करोड़ लोगों को हमारे को नल लगवाने थे हाउसेस के अंदर, और जो नल लगे हैं आज तक सिर्फ 7.9 करोड़ हाउस होल्ड्स पे नल लगे हैं। दैट मींस टोटल जेजेएम में जो सेंटर और स्टेट्स ने मिलकर जो स्पेंड करा है सिर्फ 58% ऑफ द हाउस होल्ड्स को करा है। सेंटर उसको मैनेज कर रही है ना जेजेएम को। आप देखो क्या हाल है। 5 साल में जब आपकी स्कीम खत्म होने वाली है 1 साल में, तब आपका टोटल टारगेट का आपने 58% खत्म करा है। इसी तरह से आप उज्ज्वला योजना ले लो साहब। एलपीजी सब्सिडी 22-23 में 9,171 करोड़ रुपए थी। दिस ईयर इट हैज कम डाउन टू 2,257 करोड़, विच इज 75% लेस देन द लास्ट ईयर। और एक फिगर इसमें बड़ा जबरदस्त है, इस 2,257 करोड़ में से 2,200 करोड़ रुपया आप सिर्फ कंपनीज को दे रहे हो बिकॉज ऑफ द प्राइस स्टेबलाइजेशन। और इस साल एलपीजी सब्सिडी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो आपने उसका बजट बहुत बड़ा गोला कर दिया है, 0। देयर इज नो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इस साल एक भी नहीं करोगे। एक भी कंज्यूमर के अकाउंट में जो 200 रुपए आते थे सब्सिडी के, वो एक भी नहीं आएंगे। तो मतलब कोनी पे गुड़ लगाया, फ्री में सिलेंडर दिया 2 साल और फिर बंद कर दिया। पहले तो लोगों को चूल्हा जलाने में आंसू आते थे, हमारी औरतों को, हमारी बहनों को। अब सिलेंडर 1100 रुपए खरीदने में आंसू आना शुरू हो गए हैं। और ये आंसू बंद करने का काम कौन करेगा? अशोक गहलोत की सरकार करेगी, जब हम 500 रुपए सिलेंडर में 76 लाख परिवारों को ये सिलेंडर देंगे। तो ये तो हाल है आप लोगों का। कथनी और करनी में कितना डिफरेंस है। जब आप पेपर पे जाओ तो आपको पता पड़ेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 0 कर दिया उज्ज्वला योजना में, जिस पर आपने यूपी में चुनाव जीता पिछली बार, दिया और बंद कर दिया। ये तो बहुत गलत है साहब। किसी के साथ भी आप करो तो ये गरीब आदमी के साथ कर, बहुत गलत है। इसी तरह से रूरल डेवलपमेंट में ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में आपने लॉन्च करी, with a aim to provide houses in 2022 to everyone। ये टोटल स्कीम जो थी 2,15,000 करोड़ की, ये टोटल 2,15,000 करोड़ 2.15 करोड़ हाउसेज वर टू बी बिल्ट as against a target of 2.94, यानी 2.15 टोटल आपके बने फरवरी 23 में, जबकि 22 में ये स्कीम खत्म होनी थी जिसका टारगेट था 2.94 करोड़। और इसी तरह से आपकी पीएम आवास योजना जो आपके शहरी योजना है, जिसमें आपको 1,20,000 घर बनाने थे, सैंक्शनड हाउसेस का आपका अभी तक का आपने सिर्फ उसमें से 1,20,000 हाउसेस में से 68 लाख हाउसेस आपने बनाए हैं। जो परसेंटेज टर्म्स में मैं निकालूं तो टोटल 56% है। ये आपकी फ्लैगशिप कंपनीज की, आपकी फ्लैगशिप योजना है, जहां आप 50 और 60% के बीच में लैग कर रहे हो। और आप दिखा ऐसे रहे हो एडवर्टीजमेंट से, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करके और गोदी मीडिया को संभाल के इस तरह से आप प्रचारित कर रहे हो जैसे कि आपने पता नहीं क्या कर दिया।
ये तो हाल है आपके फ्लैगशिप के, जहां 55 और 58% से ऊपर का आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो अपन क्या मजाक कर रहे हैं? सिर्फ 2 आदमियों के लिए ही मजाक है क्या? अडानी और अंबानी के लिए? जो कुछ देना है उन्हीं को देना है। इन गरीबों का तो कुछ संभाल करो साहब, इन गरीबों को तो कुछ दो जिससे ये अब गरीब कुछ कर सकें। और इसमें एक्सटेंशन और दे दिया आप 2024 के दिसंबर तक। बट फिर भी जो बातें चल रही हैं, टारगेट का आप 65% से ऊपर नहीं जा पाओगे। दिस इज एज पर योर फिगर्स। इसी तरह से आपकी एक स्कीम चली, किसान सम्मान स्कीम चली, चल भी रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। आपको 14 करोड़ किसानों को पैसा देना था। पूरे भारतवर्ष में आपको 14 करोड़ किसानों को पैसा देना था। आपने दिया कितना? आपने दिया सिर्फ 10.4 करोड़ लोगों को। दैट मीन्स योर टारगेट इज ओनली कंप्लीटेड बाय 70%। वेयर इज 30% गॉन? हवा में उड़ गया। और बड़ी बड़ी बात कर ली कि किसानों को हम ये दे रहे हैं, हम किसानों को ये कर रहे हैं। क्या दे तो 6,000 रुपए रुपट्टी दे रहे हो, 500 रुपए महीना। दिन का यदि हिसाब लगाओ, डिवाइड बाय 30 कर लो तो कितना रुपए आएगा? 10 रुपए रोज भी नहीं आएगा, 16 रुपए रोज आएगा। क्या अपन मजाक कर रहे हैं? इसी तरह से आपकी आई प्रधानमंत्री किसान धन योजना, which was launched in 2019 as a central scheme to provide pension to small and medium farmers, जिसमें आपको 3,000 रुपए में आपने प्रॉमिस करा था कि 3,000 हम फार्मर्स को पेंशन देंगे। ये सब आपकी स्कीम्स हैं। 3,000 पेंशन देने वाले थे जिनके 2 हेक्टेयर से कम उनके खेत थे। इसमें 18.5 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और डोटासरा साहब, आप तो किसान परिवार में से हैं, आपको यह जानकर दुख होगा, पता है कितनों को इनने दिया? 15,000 किसानों को सिर्फ इनने ये स्कीम। क्या मजाक लगा रखा है आप देखो। इसी तरह से आपकी आई ये 3 काले कानून लेके आए किसानों के लिए, जिसमें हमारे बहुत से किसानों ने शहादत दी। 1.5 साल तक बेचारे बॉर्डरों पे बैठे रहे, बट सरकार के जू नहीं रहेंगी। 2015 और 16 में एक एवरेज किसान 8,000 रुपया महीना कमा रहा था, जो 2018 और 19 में 10,218 हो गया। फिर इनने गायब कर दिए फिगर्स, क्योंकि इनको पता पड़ा कि ये फिगर्स देंगे तो लोग बाग फिगर्स उठा लेंगे। फिगर्स आए नहीं आज तक, बट एग्रीकल्चर की ग्रोथ से वो फिगर्स फिर निकल जाते हैं साहब। एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2022-23 में सिर्फ 3% हुई और 4% हुई 21-22 में। यदि हम ये फिगर जोड़ लें तो आज भी किसान की इनकम डबल नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे किसान की ये हो। इसी तरह से एक आपकी आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 में लॉन्च हुई, जिसका 2% प्रीमियम हम खरीफ में देते थे, 1.5% प्रीमियम हम रबी क्रॉप्स में देते थे। और यह किसान ने इंश्योरेंस कराना बिल्कुल बंद कर दिया। वो क्यों करा? प्रीमियम देने के बाद भी जो क्लेम्स थे दे वर नॉट बीइंग सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या हुआ? पूरा आपका बजट आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। लास्ट ईयर आपने 20% बजट आपका कम इस्तेमाल करा। उसका जो सम था, जो प्रीमियम का सम और एरिया अंडर कल्टीवेशन था, उसका इंश्योरेंस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। और आपने स्वामीनाथन कमेटी की जो आपको रिपोर्ट किसान की आम आमदनी दुगना करनी थी, उसके बारे में तो भूल ही गए ना, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। अब आपका नेक्स्ट आता है रेलवेज, जिस पर अपन बात करें रेलवेज के ऊपर। When NDA left, लालू जी ने जब अपना
एज रेलवे मिनिस्टर छोड़ा, उस टाइम प्रॉफिट था करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए का। 16,858 था, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 17,000 करोड़ कर दिया। वेयर इज 21-22 में आपका लॉस था 15,000 करोड़ रुपया। इस साल आपका प्रॉफिट है 2400 करोड़ रुपए। और प्रॉफिट क्यों आया? प्रॉफिट आया क्योंकि आपका पेंशन का अप्रोप्रिएशन फंड था, उसके लिए गैप फिलअप करने के लिए 79,000 करोड़ हैज बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो प्रॉफिट अर्न्ड है, यदि हम उसको लगावें तो वो 1% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएगा। तो ये तो हाल है रेलवेज का। जो आप लोगों ने कह रखा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी लोग बात कर रहे हैं, ये तो रेलवेज का हाल है। इस साल सीएम साहब ने जो बजट दिया, अब मैं राजस्थान में आऊंगा, इस साल जो सीएम साहब ने बजट दिया उस पे नारा आया बचत, बढ़त और राहत। 3 मुद्दों पर यह बजट सीएम साहब ने हमारे सामने पेश करा। बजट के अंदर जो आज इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को फ्री करी 2000 यूनिट पर मंथ, उससे एक भी किसान का, मेरे हिसाब से ईस्टर्न राजस्थान में तो एक भी किसान और सेंट्रल राजस्थान में एक भी किसान का बिल नहीं आएगा। करीब करीब उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो करीब करीब आपका फ्री हो जाएगा। इसी तरह से जो 100 यूनिट बिजली आपने, 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली आपने फ्री करी, करीब करीब 80% हाउस होल्ड्स का बिल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 2 अमाउंट पे आपकी बचत बड़ी जबरदस्त हुई। प्लस इसमें सब्सिडी भी है 300 से 50 रुपए पे डिफरेंट स्लैब्स में। एक जो बहुत जबरदस्त काम सरकार ने करा, एक कॉम्बो पैक की सोची सरकार ने, किस तरह से आम आदमी को राहत दी जाए। 1 किलो चीनी, 1 किलो चाय, 1 लीटर तेल, मसाले और नमक, एक कॉम्बो पैक बना के हम 1 करोड़ परिवारों को हर महीने अप्रैल महीने से ये बांटना शुरू करेंगे। ये राहत में, और इंदिरा रसोई में हम खाना खिला रहे हैं, बहुत सारी राहतें दी हैं, काफी जगह हम लोगों ने ये दिया है। तो ये आज कर क्यों रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, हम क्यों कर रहे हैं? इसका बेसिक एक कारण तो होगा ना, क्यों कर रहे हैं। राठौर साहब, जीडीपी की ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर वाज 13.5% सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेकेंड क्वार्टर में द ग्रोथ वाज 6.5%। थर्ड क्वार्टर में द ग्रोथ वाज 4.5%। फोर्थ क्वार्टर जो अभी खत्म होने वाला है, वी आर एनविजिंग अ ग्रोथ ऑफ 4.2%। जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ है, दैट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर टिल द लास्ट क्वार्टर, इट इज डिसेंडिंग एवरी क्वार्टर। व्हाट इज द रीजन? हमने आम आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं दिया। जब तक आप आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं दोगे, जब तक उसकी स्पेंडिंग पावर नहीं बनेगी। आज फैक्ट्रीज का टोटल आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, it is only 70 to 80%. Factories are not even running on 100% except few sectors like car sector और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मोटरसाइकिल का सेक्टर। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है विच इज रनिंग ऑन 100%। जो आपकी जीएसटी की ग्रोथ आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इफ यू टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, तो अपने आप आपको जीएसटी की ग्रोथ का पता पड़ जाएगा कि जीएसटी की ग्रोथ क्या है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, सरकार ने सोच समझ के ये राहत दी है, कोई इसलिए राहत नहीं दी है कि भाई बिना सोचे। आज वी आर सेकेंड हाईएस्ट इन जीडीपी आफ्टर आंध्र प्रदेश। हमारी जीडीपी 11.2%, 11.4% के बीच में आएगी इस साल। दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। व्हाई हैव वी अचीव दिस? क्योंकि हमने हमारे गरीब आदमियों के हाथ में पैसा देने की बात करी। इन सब स्कीम से गरीब आदमियों के पैसा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ाई। उसकी परचेसिंग पावर बढ़ाएंगे तो हमारे यहां लोग बाग आदमी ज्यादा खर्च करेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। आज जीएसटी राजस्थान में ग्रोथ 24% क्यों हो रही है?
जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स आपको यदि मिलता है तो आपकी ग्रोथ अपने आप होती है। तो यह मूल मंत्र है इस बजट का जो मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है कि हम गरीब आदमी को राहत देंगे तो हमारे यहां वो ज्यादा खर्चा करेगा तो हमारे यहां ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन होगा। अब मैं हमारे दूसरे पॉइंट पे आता हूं, राहत। पहली स्टेट कंट्री के अंदर जो राहत दे रही हमारे सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में, हमारे बूढ़े हों, हमारी विडोज हों, सबको हमने 1,000 रुपए की पेंशन कर दी विथ ए इंक्रीज ऑफ ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ 15% एवरी ईयर। हमने इन्फ्लेशन को सिस्टम में डाल दिया, 15% इंक्रीज एवरी ईयर होगा। हमने उनको एम्पावर करा, हमारे बूढ़ों को एम्पावर करा जिनको हमारे यंगस्टर्स देखते नहीं थे, उनको हमने ऐसा कर दिया कि भाई आप अपना खर्चा अपने आप चला सकते हो। आप तो 6,000 रुपए देते हो, हम तो यहां 12,000 रुपए दे रहे हैं। किसान सम्मान में आप तो 6,000 दे रहे हो, हम तो 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं, जो अगले साल से 1,150 हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपके यहां तो कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा। किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, 60,000 करोड़ का इस साल का बजट है। देयर इज नो इंक्रीज। जो 14,000 करोड़ आपको देना था उसमें भी आपने इंक्रीज नहीं करा। तो यह मैं कहना चाहूंगा। इसी तरह से जो पालनहार योजना में 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का आपने वजीफा बढ़ा दिया, 6 से 18 साल के बच्चों का आपने वजीफा बढ़ा दिया। जो विडो हो जाती हैं उनके बच्चों को हम पालनहार योजना देते हैं, तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर सके। एक विडो को आज जिसके 2 बच्चे हैं और 6 साल से ऊपर हैं, उसको करीब करीब 5,000 रुपया महीना मिलता है। कौन से प्रदेश में मिल रहा है आप लोग ये बताओ। किसी भी प्रदेश ने ये राहत दी है, ये मुख्यमंत्री ने हम लोगों के बीच में ये राहत की बात करी है। इसी तरह से चिरंजीवी योजना, राहत में चिरंजीवी योजना भी कवर होती है कि आज 25 लाख रुपए तक हम अपना इलाज फ्री करा सकते हैं। हमारे अंग प्रत्यारोपण हम आउटसाइड स्टेट कर सकते हैं। हमारा दुर्घटना बीमा 5 लाख से 10 लाख हो गया। इसमें एक फॉली है, मैं मानता हूं, मैं खुद कहता हूं और मैं कई बार कह चुका हूं। इनका जो पैकेज है वो पैकेज हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, उस पैकेज को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कई अच्छे हॉस्पिटल्स इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं बिकॉज पैकेज बहुत कम है। उनकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, उस पैकेज को तो हम मैच नहीं कर सकते। बट मेरा सोच ये है, हेल्थ मिनिस्टर से भी मेरा कहना ये है कि हमारा जो पैकेज है कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट जितना हमारा पैकेज हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम 10% 20% कम है, वो पैकेज उनके बराबर हो जाए तो मेरे हिसाब से चिरंजीवी योजना जैसी कोई स्कीम पूरे भारत में एक भी स्टेट में नहीं चल रही। क्यों पारक साहब, मैं सही कह रहा हूं? आप तो काफी सोशल सर्विस करते हैं और आप मेरे ख्याल से चिरंजीवी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मेरा यह सोच है कि इसका यदि हम पैकेज सुधार देंगे तो यह शानदार स्कीम हो जाएगी। अब हम राइट टू हेल्थ का बिल भी लेके आ रहे हैं। राइट टू हेल्थ के बिल में पहली स्टेट होगी राजस्थान जो राइट टू हेल्थ का बिल लेके आ रही है। किसी भी आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई भी इमरजेंसी आए तो एटलीस्ट ही इज कवर्ड अंडर द राइट टू हेल्थ ऑफ बिल, उसकी हम जान बचा सकेंगे। ये जो करुणा का जो मुख्यमंत्री में समावेश है कि किस तरह से उनमें दया भाव है, किस तरह से लोगों को, गरीब लोगों के लिए वो सोचना है, वो एक सोच, अलग सी सोच है। पहली बार हो रहा है इस भारत देश में कि चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम कोई भी अदर स्टेट में कहीं पर भी लागू नहीं, ये सिर्फ राजस्थान में ही लागू हुई। जब पिछली बार दवाइयां फ्री करी थी तो भी राजस्थान ने करी थी। उसके बाद आपकी जितनी टेस्टिंग में जो खर्चा हो रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी राजस्थान ने करा, कहीं और नहीं हुआ, सिर्फ राजस्थान में हुआ। पहली बार राजस्थान में ही हो रहा है कि 5,000 स्कूटी आप विकलांगों को दे रहे हो।
विकलांगों को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो। एक एक विकलांग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है। 5,000 पिछले साल दी, 5,000 इस साल दी। करीब करीब 80 to 90% विकलांग वुड बी कवर्ड बाय स्कूटी। वो कम से कम अपना जीवन यापन का, धंधा करने का, आने जाने का उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता था, वो आने जाने का सिस्टम उनका तय हो गया। किस तरह से वो आ जा सकेंगे, वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे, बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने करी। इसी तरह से ये यूनिफॉर्म वाली स्कीम जो इस बार मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी, ये तो बहुत स्टेट्स में है, बट एक समानता बच्चों में लाने का प्रयास किया गया। 2-2 यूनिफॉर्म उनको दी गई। 560 करोड़ रुपए हम इन यूनिफॉर्म पे कर रहे हैं। तो एक समानता का विचार अमंग द स्टूडेंट्स, जो इनइक्वालिटी इस देश में बढ़ती जा रही है कि रिच आर गोइंग रिचर, पुअर आर गोइंग पुअर, उसको खत्म करने की चेष्टा हमने काफी सोच समझ के करी है कि किस तरह से हम गरीब लोगों को एम्पावर करें, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। दूसरी चीज जो वुमेन एम्पावरमेंट में करी है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण आप दे रहे हो और उनका 8% तक पर ईयर आप इंटरेस्ट माफ कर रहे हो। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू बियर दैट इंटरेस्ट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप एम्पावर करोगे, वो अपना धंधा करें, सरकार उसके इंटरेस्ट का सब्सिडी दे रही है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट रहेगा। वो वुमेन एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपना कुछ भी काम कर सकते हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट करीब करीब 0 हो जाएगी। आज 8% 9% पे आपको लोन मिल ही जाता है, वो 0 हो जाएगी। तो इंटरेस्ट जब नहीं लगेगा तो आपका बिजनेस आराम से चलेगा, क्योंकि मेन चीज जो है आपका वो इंटरेस्ट ही खा सकता है। और इसी तरह से जो मनरेगा स्कीम जो चालू करी, जो 100 दिन का रोजगार था वो 125 दिन हो गया। शहरों में रोजगार करीब करीब 743 करोड़ रुपया इस साल हम खर्च कर पाएंगे नरेगा के ऊपर, शहरी नरेगा के ऊपर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी राजाखेड़ा है, एवरेज में 450 लोग नरेगा में सिटी में लगे रहते हैं हर दिन। बहुत बड़ी बात है। और मैंने तो उस दिन सुझाव भी दिया था कि नरेगा को हम डबटेल करें सरकारी बिल्डिंग्स के रखरखाव के लिए। सफाई तो हो ही रही है, कुछ समाज के आदमी सफाई तो कर ही रहे हैं नरेगा में सिटी में, बट ये स्कूलों की सफाई, स्कूलों में आज पेंट वगैरह, पॉलिश वगैरह है, जो भी चीज है वो नरेगा से डबटेल कर दें तो कम से कम आपको नरेगा का पैसा जो है, लेबर का तो बच जाएगा, सिर्फ सामान का पैसा लगेगा। इससे आपकी बिल्डिंग्स का रखरखाव, स्कूल की बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप और मजबूत कर सकते हो। ये एक मेरा सुझाव सरकार को था, जो कि वो मानना चाहे तो माने। अब मैं बढ़त की बात करता हूं साहब। बढ़त पे आप बात करो तो आज पहली बार यूथ बेस्ड इस बार हमारा बजट है। पहली बार हुआ कि आपका जो मार्जिन मनी है, 5 लाख रुपए तक आप मार्जिन मनी दे रहे हो यूथ को फॉर सेटिंग अप एनी काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग यूनिट। पहली बार हुआ है और वर्ल्ड, मेरे ख्याल से भारत प्रदेश में ही पहली बार हुआ है। द सीड मनी इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट। मुद्रा लोन की इनने बात करी थी कि हम मुद्रा लोन देंगे 1 करोड़ रुपए तक। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है साहब। मुद्रा लोन का परसेंटेज 85% ऑफ द मुद्रा लोन विच इज गिवन टू द पीपल इज ओनली बिलो 50,000 रुपीज। मुद्रा लोन आपको कमर्शियल बैंक्स दे ही नहीं रही हैं 50,000 से ऊपर। इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बिना कोलेटरल सिक्योरिटी को आपको मुद्रा लोन में आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है। और कमर्शियल बैंक्स इतने, मैं कह रहा हूं, हमारे यहां जो 50-50 हजार रुपए के जो हम राजीव गांधी क्रेडिट कार्ड स्कीम जो हमने निकाली थी वेंडर्स के लिए, जिसमें 5 लाख वेंडर्स ने रजिस्ट्रेशन करा, कुल 1,81,000 लोगों को, 1,81,000 लोगों को सिर्फ उसमें से 50-50 हजार रुपए मिले। आधे 3/4 ऑफ द 60% लोगों को तो पैसा ही नहीं दे रही कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि दे वांट कि भाई इट हैज टू बी बैक्ड बाय कोलेटरल। वो गांव वाला जो वेंडर है, जो 50,000 रुपए आप दे रहे हो मुद्रा लोन में तो आप दे रहे हो,
बट ये राजीव गांधी उस क्रेडिट कार्ड स्कीम में आप नहीं दे रहे हो वेंडर को, क्योंकि राजस्थान प्रदेश है जो ये दोहरा चरित्र कि अपनी स्टेट्स में कुछ, ये आप देखो ना उत्तराखंड में आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है, इलेक्शन से पहले उनको उनने भर दिया पैसे से, क्योंकि इलेक्शन था उत्तराखंड में। अलग अलग स्कीम्स में ये एडवांस देते गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें एडवांस कहेगी। हमारे तो ओरिजिनल पैसे हमारे ही नहीं आते हैं, जो हमारे पैसे हैं जो हमारे को डिवॉल्व होने वो ही नहीं आते हैं। और उधर क्योंकि आप बीजेपी रूल स्टेट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो अपग्रेडिंग स्किल्स, जो हमारे स्टूडेंट्स, पहली बार ऐसा हुआ कि हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर तक, विदेश तक भेज रहे थे। लास्ट ईयर बजट में वो 200 स्टूडेंट्स का कैप था, इस बार वो कैप बढ़ा के 500 स्टूडेंट्स का कैप कर दिया। 500 बच्चे कहीं पर भी पढ़ेंगे प्रदेश के, उसका पैसे का वहन कौन करेगी? राजस्थान सरकार करेगी। तो एक गरीब का बच्चा भी फॉरेन में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकता है, उसका पैसा कौन देगा? राजस्थान सरकार देगी। और इसी तरह जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे, अब वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्योंकि कॉलेज हमारे यहाँ सरकार ने खूब कॉलेजेस खोल दिए हैं, गर्ल्स कॉलेज खोल दिया, अलग अलग तहसीलों में काफ़ी सारे बॉयज़ कॉलेजेस खोल दिए, अलग अलग, कहीं कृषि कॉलेज खोल दिया, कहीं पर जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जहाँ वो पीएचडी कर रहे हैं और वो कर सकते हैं, वहाँ पर वो 20,000 रुपये का उनको एंटाइटलमेंट है, वो नौकरी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी चालू कर सकते हैं और 2-2, 3-3 क्लासेस भी ले सकते हैं, उसके लिए उनको 20,000 रुपये सरकार देगी। इसी तरह से स्कॉलरशिप्स में आरटीएससी स्कॉलरशिप आपने लगा दी, एनटीएससी के बेस्ड पे आरटीएससी स्कॉलरशिप दे दी, 10,000 बच्चों को आप आरटीएससी स्कॉलरशिप दे रहे। इसी तरह से 1 लाख न्यू गवर्नमेंट जॉब्स इस बार बजट में और अनाउंस हो गई, प्लस उसमें 30,000 सफाई कर्मचारियों को आप स्पेसिफिक जॉब्स दे रहे हो। पिछली बार इनने भर्ती करी सफाई कर्मचारियों में, उसमें सब समाजों के लोग बाग आ गए, वो सफाई करने ही नहीं जा रहे। ये एक ऐसा अव्यवस्था का माहौल पिछली सरकार बना के गई कि वो सफाई के लिए ही नहीं जा रहे। सफाई कर्मचारी जो एक पर्टिकुलर समाज से आते हैं, इसके अलावा कोई हमारे सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि और कोई सफाई करता ही नहीं। तो मेरा इस सरकार से विनती है कि जब आप ये भर्ती करें तो भर्ती सिर्फ उसी समाज से करें जो सफाई करता हो, ऐसों को भर्ती नहीं करें जो ऑफिस में बैठे रहते हैं और काम नहीं करते, वो सफाई करते ही नहीं। अब आप आए इंडस्ट्री के ऊपर। लास्ट ईयर अक्टूबर 22 में एक इंडस्ट्री फेयर हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उसमें 4195 MOU साइन करे सरकार ने और एंटरप्रेन्योर्स ने बीच में मिलके MOU साइन करे, और उसमें 12.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, और उसमें 9.76 लाख जॉब्स वर सपोज टू बी क्रिएटेड इन दीज। ये जो MOU सेरेमनी थी उसके अंदर 9 इंडस्ट्रियल फेयर था जिसमें ये 9.76 लाख जॉब्स वर टू बी क्रिएटेड। और आपको जानकर खुशी होगी, इसमें से 50% अक्टूबर से लेके अभी तक मार्च तक 50% MOUs ऑन ग्राउंड आ गए। 2038 यूनिट्स हैव कम अप विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ के 2038 यूनिट ऑलरेडी जमीन पर आ चुके हैं, और उसमें करीब करीब 2,75,000 जॉब्स ऑलरेडी सरकार और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर हमारे यूथ को दे दी। तो ये एक बड़ा सारेनी कदम है। जब इनके टाइम ये सेरेमनी इनने करी थी, उसमें से कुछ नीचे ही नहीं आया था, वो वहीं के वहीं फ्लॉप शो हो गया था, उसमें से नीचे कुछ आया ही। तो मैं इसके लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम 6 महीने के अंदर 50% यूनिट्स ऑन ग्राउंड आ गए और उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरह माइंस और पेट्रोलियम,
पिछली बार की तरह माइंस और पेट्रोलियम में हमारे यहाँ इस बार पिछले बार का जो टारगेट था उससे ज़्यादा हम रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं। 6,416 करोड़ रुपया हमारे पास मार्च फर्स्ट वीक तक आ चुका है। और इसमें हमने एक एमनेस्टी स्कीम भी निकाली, जो पुराने केसेस थे राहत देने की वजह से जो लोग बाग फंसे हुए थे, एमनेस्टी स्कीम निकाली जिसमें 72 करोड़ रुपया हमारे पास आया और 1161 केसेस को हमने ख़त्म कर दिया। नहीं तो ये आउटस्टैंडिंग ही बोलता रहता, हमारी बैलेंस शीट को, स्टेट की बैलेंस शीट को ख़राब करता रहता। तो वो ख़त्म करके हमने 1161 केसेस को में 72 करोड़ रुपया हमारे पास आया। इसी तरह से पहली बार हुआ कि 8 ब्लॉक्स, लास्ट ईयर 7 ब्लॉक्स ऑक्शन हुए थे, इस बार 8 ब्लॉक्स हमारे सैंक्शन अलोकेट हुए, ऑक्शन हुए, जिसमें से लाइमस्टोन के 3, आयरन के 3 और मैग्नीज के 3। और जिस दिन ये धरातल पे आ गए, कम से कम इन तीनों, चारों, 5, 8 ब्लॉक में कम से कम 50,000 लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि 7 ब्लॉक हमने पिछली बार दिए थे, उन पर भी काम शुरू हो गया। 8 ब्लॉक ये हैं, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस वगैरह उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब तक ये आते हैं जब तक 1 से 1.5 साल लग जाता है। बट सरकार की मंशा यही है कि कम से कम हम लोगों को, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो वो किससे आएगा? वो इंडस्ट्री से ही आएगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आजकल जो ये केंद्र सरकार कर रही है वो तो मशीनों से हो जाता है, उसमें मैन पावर बहुत कम लगती है। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं आएगा, जब तक एम्प्लॉयमेंट आपको मिलना ही नहीं होगा। मिलेगा तभी जब आपका इन्वेस्टमेंट आ जाए, जब आपका प्रोडक्शन आ जाए, तभी आप अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। और एम्प्लॉयमेंट राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पेट्रोलियम में भी हमने बहुत काम करा। पेट्रोलियम में भी हमारे को इस बार 4595 करोड़ रुपए हमारे को फरवरी तक मिला, जो लास्ट ईयर से हम कर चुके हैं। कम से कम हमारी ग्रोथ इस साल 10% की रेवेन्यू की होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में लें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पीडब्ल्यूडी की। 14,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं 773 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स के ऊपर। उसमें से 2,000 करोड़ तो हम सब एमएलएस को ही दे रहे हैं फॉर हमारे रीडामरीकरण, और जो हमारी नॉन पैचेबल रोड्स हैं, मिसिंग लिंक रोड्स हैं, उसके लिए सब एमएलएस को ही दिया है सरकार ने एमएलएस को एम्पावर कर दिया। 6,500 करोड़ रुपए जो 5 रोडें सब हमारे जिलों में मिली हैं, उसमें 6,500 करोड़ रुपए खर्च करें। तो इस तरह से करीब करीब, मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, करीब करीब 14,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। इरिगेशन पे आप आओ सर, हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम, जिस प्रदेश के जिस पार्ट से मैं आता हूं, वो है ईस्टर्न राजस्थान। ईस्टर्न राजस्थान के लिए 13 जिलों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी स्कीम है। हमारे यहाँ वाटर टेबल, पानी का टेबल नीचे गिरता जा रहा है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी पीने के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट है, बट केंद्र सरकार उसको लिए बैठी है। 2017 में रिपोर्ट जा चुकी है ईआरसीपी की, बट कोई ना कोई पार्ट करके, क्योंकि पॉलिटिकल अलंगा लड़ाना है, पॉलिटिकल स्कोर करना है कि कांग्रेस के रेजीम में हम कैसे ईआरसीपी को कर दें, जबकि प्रधानमंत्री खुद अनाउंस कर चुके हैं कि ईआरसीपी को हम कर सकेंगे, बट नहीं कर। ये सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है। और ये मैं बताना चाहूंगा, जो सरकार केंद्र में बैठी है, यदि पॉलिटिकल मोटिव से चलेगी तो आगे आने वाले चुनावों में जनता उनको माफ नहीं करेगी, यदि हमारे पीने के पानी की स्कीम्स भी रोक रही है। और उधर मध्य प्रदेश को, क्योंकि वहां पर आप ही की सरकार है, वहां पर 4 बांध बन गए बड़े बड़े फॉर इरिगेशन पर्पसेस। हम तो पानी पीने के लिए मांग रहे हैं, इरिगेशन की बात तो बाद में है। ईआरसीपी से हम तो पानी पीने के लिए कह रहे हैं, फिर भी ये लोग पास नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे विनती है, 25 सांसदों से विनती है, उस साइड बैठे हमारे सब विधायकों से विनती है कि ईआरसीपी में दलगत राजनीति से ऊपर उठें। हम साथ मिलके प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखें कि भाई इसको नेशनल स्कीम को डिक्लेयर करें, जिससे कम से कम राजस्थान को, ईस्टर्न राजस्थान को पीने की पानी की दिक्कत से निजात मिल सके। हम लोग सब मिलके ये चिट्ठी लिखें, जिससे कि ये, क्योंकि 9,600 करोड़ के जो ईआरसीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग बैराजेस हैं जो सीएम साहब ने अनाउंस करें, उनकी क्लियरेंस ही ये नहीं देंगे। अनाउंस तो हो गए, बट क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस रोक के बैठ जाएंगे। वो एनवायरमेंट क्लियरेंस ही नहीं मिलेगी। एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो सब प्रोजेक्ट्स ऐसे के ऐसे रखे रह जाएं।
तो मेरा मतलब तो इतना सा है कि हम सब मिलके ये करें, ये दोहरा चरित्र जो बीजेपी का है उसको उजागर करें पब्लिक में। और यदि आप नहीं चाहते कि आपका दोहरा चरित्र हम पब्लिक में उजागर करें तो कृपया करके ERCP पे एक मत होके और इसको पास करा के सेंटर से लेके आए, जिससे ईस्टर्न राजस्थान का भला हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।